62, 1967, 1975, 87, 93, 96, 2005, 2013, 2017 और 2020। जी अब 62 के बाद से अभी तक का चीन का इतिहास गवाह है। ये दगाबाज है, ये पीछे हटेगा तो फिर नहीं लौटेगा, कैसे मान ले। गलवान कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास बॉर्डर पर चल रहे तनाव से अब नरमी तो दिखने लगी है। दोनों देशों की सेनाओं ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने सैनिकों और सेना के साजो सामान की मौजूदगी को कम करने का फैसला किया है। यही वजह रही कि चीन ने गलवान घाटी में अपनी सेना को 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। दोनों देशों के बीच लद्दाख में यह विवाद करीब 2 महीने तक चला, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। साथ ही चीन की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। मई की शुरुआत में लद्दाख में गलवान घाटी और पेंगोंग झील के पास चीनी सेना ने अपना जमावड़ा करना शुरू किया था। उसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई राउंड की बात हुई। हर बार सेना को पीछे हटाने पर चर्चा की गई, कई नियम तय हुए और फेज से हिसाब सैनिकों को पीछे लाना पड़ा, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने मोर्चा संभाला। अजीत डोवाल ने चीनी विदेश मंत्री और एनएसए वांग ची से फोन पर बात की। करीब 2 घंटे की चर्चा में गलवान घाटी में तनाव कम करना तय हुआ। आज की बहस, जी हां, आपने देखा कि आखिर ये बहस अब क्यों जरूरी हो जाती है। क्या चीन भरोसा करने लायक है? सच में गलवान हॉट स्प्रिंग गोगरा से पीछे हटे सैनिक 1962 से अब तक का इतिहास विश्वास के लायक नहीं है? क्या पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से पीछे हट गया है चीन? गलवान नदी में आई बाढ़ की वजह से तो नहीं हटा है चीन? चीन के सैनिकों को बाढ़ की चपेट में आने का डर तो नहीं सता रहा? चीन के सैनिक टैक्टिकल हाइट पर तो नहीं जम गए हैं? इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे बड़ी बहस। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे हम बड़ी बहस। और बड़ी बहस में मेरे साथ मेहमानों का पैनल आपके टीवी स्क्रीन पर है। मेरे साथ लेह ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन, मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुधांशु मित्तल साहब, मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच जो कि इस इलाके में भारत मां की सेवा किए हैं, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, मेरे साथ जितेंद्र ओझा साहब, जी हां, विदेश नीति के जानकार, कूटनीति के जानकार, राजनयिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं लेह, जहां पर मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन वो एक्शन, आंखों देखा हाल इस समय LAC पर क्या है सीधे बताएंगे। रजत, ओवर टू यू। LAC पर एक्शन अब भी जारी है रजत। बिल्कुल, एक्शन में कोई कमी नहीं है। लगातार अभ्यास चल रहा है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। लगातार जो जहाज है वो आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहे हैं और जो आवाज है मुझे लगता है वो LAC तक जा रही होगी और ये जता रहे हैं कि हाँ ठीक है, चीनी सैनिक पीछे जरूर हट गए, लेकिन हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा है। हिंदुस्तान लगातार अभ्यास कर रहा है। जो मूवमेंट्स है, अभी भी जितने भी हाईवेज है यहां पर लगातार फॉरवर्ड मूवमेंट्स चल रहा है। मनीष जी, लगातार जो जंगी जहाज है वो उड़ान भर रहे हैं, लगातार अभ्यास चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, जो बात आपने शुरू में कही इस शो के, कि इस बार हिंदुस्तान चीन का भरोसा नहीं करेगा। और आज जो 1.5 किलोमीटर पीछे चीनी सैनिक गए हैं वो इसी वजह से गए हैं
कि जो हौसले और जो इरादे हिंदुस्तान की तरफ हैं वो चीन को भी समझ आ रहे हैं। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जो जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। लगातार यहां अभ्यास चल रहा है। अगर कोई ये कहे कि 1.5 किलोमीटर चीनी सैनिक पीछे हट गए, अभ्यास रुक गया हो, तैयारी रुक गई हो, संदेश रुक गया हो, तो बिल्कुल गलत है। दिन में नहीं, दोपहर में नहीं, शाम में नहीं, पूरी रात ये काम चल रहा है। लगातार अपाचे, चिनूक, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, मिक्स है, लगातार उड़ान भर रहे हैं, लगातार चौकसी यहां बढ़ती जा रही है। मिलिट्री ऑपरेशन जो है लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट भारी तादाद में यहां पर हो रहा है। तो यह कहना कि चीन के इस कदम से भारत एक कदम पीछे हो गया है तो बिल्कुल गलत होगा। भारत कूटनीतिक दबाव एक तरफ बनाए हुआ है लेकिन अभ्यास में कोई कमी नहीं कर रहा है। लेह लद्दाख में आप कभी भी आएंगे, मैं लाइव कर रहा हूं, हो सकता है इस लाइव के दौरान भी आपको कई जहाजों की आवाज सुनाई पड़े, कई जहाज आपको पीछे इस फ्रेम्स में दिखाई पड़े। तो यह कहना कि भारत चुप बैठ गया है, भारत चुप नहीं बैठा है। अगर वो 20%, 30% पहले लेह लद्दाख में काम कर रहा था तो शायद आज 200% कर रहा है। चाइना को भी यह समझना होगा कि अब ये 62 वाला भारत नहीं है, 2020 का भारत है जिसके इरादे बुलंद है, पीछे नहीं हटेगा। किसी भी चीज को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मनीष जी भारत तैयार है। और जिस तरीके से फोर्सेस का मनोबल है, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कदम रख के एक संदेश दे दिया और यह भी बता दिया चीन को कि अब वो युग नहीं है जहां विस्तारवाद को आप आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मुकम्मल जवाब देने के लिए भारतीय की सेना लगातार तैयार है। कूटनीतिक बातचीत अपनी जगह है लेकिन अभ्यास में कोई कमी नहीं है। लगातार भारतीय सेना का जमावड़ा लेह लद्दाख में बढ़ रहा है, लगातार भारतीय सेना यहां पर अभ्यास कर रही है और शायद यही बड़ी वजह है जो चीन को समझ में आ गया है कि अब वो 62 वाला आप दौर नहीं कह सकते। अब ये वो दौर में भारत है कि अगर आप एक ईंट भी उछालेंगे तो शायद यहां से एक बौछार के लिए आप तैयार रहिए। रजत एक छोटा सा सवाल और आपसे जवाब चाहेंगे। सवाल यह कि रात के अंधेरे में भी आसमान में गर्जना सुनाई देने लगी है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि दिन में तो आम था, जो एयर बेसिस होते हैं दिन में लगातार जो होती है वो फ्लाइंग प्रैक्टिसेस होती है, ये एक नॉर्मल शेड्यूल होता है किसी भी एयर बेस में जाइए। लेकिन फॉरवर्ड बेस में जब रात में इस तरीके से उड़ान भरी जाने लगे तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। भरोसा करने वाली कोई चीज चीन के पास ऐसी नहीं थी जो चीन ने भारत को दी हो और भारत भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। आप पीछे जरूर गए हो, आने वाले दिनों में हो सकता है और पीछे चीन जाए, लेकिन भारत आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा, अभ्यास नहीं रुकेगा। दिन हो रात हो, आधी रात में भी यहां के लोग बताते हैं और विजुअल्स लगातार इंडिया न्यूज पर मनीष जी एक्सक्लूसिव चल रहे हैं अपाचे के चिनूक के कि लगातार पहरेदारी की जा रही है। स्ट्रैटेजिकल पोजीशन जो है उस पर लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि चीन 2 कदम पीछे गया है, उसके बाद आगे आया, इसलिए भारत इस बार आगे नहीं आने देगा। जो अभ्यास है वो युद्ध स्तर का अभ्यास चल रहा है और भारत ने भी ठान ली है कि कोई भी चीज आती है तो उसका जवाब मुकम्मल तरीके से, चाहे दिन हो या रात हो, भारत देने के लिए सक्षम हर प्रहर 24 घंटे खड़ा हुआ है। जी रजत, आपने तमाम जानकारी और अपडेट दिया। आप अपने साथ साथ आपके अपने कैमरामैन दिनेश ठाकुर का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आपने पहुंचते से यह ताजा जानकारी और ताजा तस्वीरें भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, और ताजा जानकारी के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तमाम मेहमान में रक्षा विशेषज्ञ, विदेश नीति के जानकार, सियासी मेहमान भी मेरे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल AK सिवाच। जनरल साहब, मुझे याद है आपकी एक तस्वीर जिसमें आप पेट्रोलिंग कर रहे थे अपने जूनियर्स के साथ पेंगोंग सो लेक में। इस समय जिस तरह चीन कह रहा है कि वो पीछे हट रहा है, ये धोखेबाजी के लिए कुख्यात है, ये चालबाज है, ना दिन देखेगा ना रात, ये वापस पलटकर डसने का माहिर है। बिल्कुल ठीक है मनीष, आपने ठीक बोला। भारत को चीन के ऊपर पूरा विश्वास करना तो खतरे से खाली है कि चीन जो है कहने और करने में फर्क है। चीन 2 कदम आगे लेता है और 1 कदम पीछे लेता है।
जो आपने वो फोटो के बारे में बताया कि आपको मालूम है कि ये जो पंगैंगसो का लेक है ये 135 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर हमारे पास है और 90 किलोमीटर वो चीन के पास है। अब ये जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट आपने जो बताए हैं कि जो एक तो आपका है गलवान घाटी का जिसके साथ हॉट स्प्रिंग भी शामिल है, उसके बाद आपका पंगैंगसो का, और तीसरा आपका डेप्संग और जो डीबीओ का, और चौथा है ये डेमचोक और चुमर एरिया। अगर अभी जो गलवान के अंदर ये पीछे हटा है तो ये एक पहल है, अच्छी पहल है। ये रीजन इसका क्यों है, क्यों हुआ है, ये एक प्रकार से आप बोलोगे कि ये डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक तीनों को मिला के किया गया। जिस प्रकार से चीन ने हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी स्पेशली जो इंडियन ओशन में देखा, उससे भी उसको घबराहट हुई है। और दूसरी बात जो इकोनॉमिकली हमने 59 ऐप को बैन कर दिया, फिर डिप्लोमेटिकली जिस प्रकार से एनएसए और वांग वी की बात हुई, तो सब मिला के जो कार्रवाई हुई उसके कारण चीन कहीं न कहीं माना है। चीन को पता है कि अगर वो नहीं मानेगा तो उसको लेने के देने पड़ेंगे। मगर जो आपने गलवान घाटी की बताई तो मैं ये बताना चाहूंगा, गलवान में आपने बहुत एक अच्छी अप्रिशिएशन दी थी। गलवान नदी जो है वो वैली एक बहुत कंजस्टेड है और वहां पर फ्लड आ गए हैं, और क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघलती है नदी का बहाव बढ़ जाता है, तो वहां रहना वैसे भी चीन के लिए मुश्किल था। मगर जो चीन की तरफ जो पहाड़ियां हैं उस पर जब तक चीन नहीं पीछे हटेगा तब तक फायदा नहीं, क्योंकि उन पहाड़ियों से रोड है जो सेक्टर है ये नॉर्थ में जाती है, उसको वो डोमिनेट करता रहेगा। जल सिवाच आपने उस इलाके में भारत मां की सेवा की है, आप उस इलाके में तैनात रहे, आपने कोर को लीड किया है। जल सिवाच, आपका तजुर्बा क्या कहता है? चीन कहा है कि हम पीछे हटेंगे, आपको लगता है वो पीछे हट जाएगा आसानी से? देखो, आसानी से तो नहीं हटेगा, पर उसके पास कोई चारा है नहीं। उसने अब देख लिया है कि भारत का जो माइट है, मिलिट्री माइट है, एक प्रकार से फौज आपकी बैटल हार्डन्ड है, उसके बाद आपकी एयरफोर्स एक फोर्स मल्टीप्लायर है। जिस प्रकार से हमारे पास आधुनिक जहाज हैं, हमारी जो हाइट है वो कम है एयरफील्ड की, मिग 29, आपके सुखोई 30 MKI और मिराज 2000, ये जहाज, और नेवी का जो दस्ता है आपके इंडियन ओशन में, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि चीन प्रेशर में है। जी जल साहब मैं आपके पास आता हूं, जल साहब मैं आपके पास आता हूं। आपने जिस तरह से बारीकी से समझाया कि आखिर वो इलाका क्या है और चीन कैसा है, मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, अगर पड़ोसी चीन जैसा हो तो तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी होगी। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर चीन जैसा पड़ोसी हो तो भारतीय वायुसेना को सतर्क के ऊपर सतर्क रहना पड़ेगा। दैट इज वाई आप देख रहे हैं तमाम जो कंटिन्यूअस सॉर्टीज चल रही हैं, पायलट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाइट फ्लाइंग की बात हो रही है, टारगेट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ग्राउंड कंट्रोलर्स एयरक्राफ्ट के साथ तालमेल कर रहे हैं, आर्मी एयरफोर्स के साथ तालमेल कर रही है, ये बहुत जरूरी है। और साथ में लॉजिस्टिक्स, किधर अगर पैराड्रॉप करना होगा तो हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किस वैली से आएंगे, कैसे करेंगे, ये सारा का सारा प्लान बन रहा है, नक्शे बन रहे हैं, सैंड मॉडल्स बन रही हैं। तो इस समय जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उनके बिल्कुल सामने है। और इस समय जो है, आपको मैं हर बार एक चीज कहता हूं, ऑन ए मार्क्स गेट सेट गो में हम ऑन ए मार्क्स हैं ऑलरेडी। गेट सेट गो का इस समय ऑर्डर आना है। सो सारी की सारी जो तैयारी पूरी हो चुकी है और चीन को पता चल गया है। और खास बात है, चीन की एयरफोर्स की रेंज ज्यादा करनी पड़ती कवर, उनकी लोड कैपेसिटी कम है और एक ही एयरफील्ड है जो ऑपरेशनल है, और वो भी उसमें भी एक स्क्वाड्रन से ज्यादा नहीं आ सकते। जी बख्शी साहब मैं आपके पास आऊं। मेरे साथ जितेंद्र ओझा साहब, जी हां, आप राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। ओझा साहब, जिस अंदाज में चीन और भारत के बीच जो बात हुई और यह माना जा रहा है कि चीन अपने तंबू उखाड़ पीछे जा रहा है, लेकिन इतिहास जो बताता है, इतिहास जो गवाह है, यह बताता है कि यह धोखेबाज है, यह चालबाज है, यह दगाबाज है। ओझा साहब, विश्वास करें तो कैसे करें? इस बीच अमेरिका एक हिंट दे देता है, एक संकेत देता है कि अमेरिका भारत के साथ है। चीन के मामले में अमेरिका भारत के साथ है।
यह क्या संकेत लगता है ओझा साहब? देखिए, चीन में बहुत ही अपारदर्शी व्यवस्था है और सीक्रेसी, डिसेप्शन उनके काम करने का तरीका है। वो दुनिया में नहीं बल्कि अपने देश में भी बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से काम करते हैं और हमेशा से उनके कल्चर का हिस्सा रहा है। लेकिन ये समस्याएं बढ़ गई हैं जब से शी जिनपिंग साहब आए हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया इस जरिए, और जब उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। देखिए, ये जो घटना हुई है मैं तो स्ट्रेटेजिक रूप से देखता हूं एक बड़ी बीमारी का लक्षण है ये। और बड़ी बीमारी क्या है? वहां की ओपेक अपारदर्शी व्यवस्था, जिसमें जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो एक सम्राट, तानाशाह सम्राट की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं और उनको लगा कि नहीं, भारत के ऊपर वो दबाव बना सकते हैं। जब भारत की जो फौज है, जो हमारे दो फौज के मेरे मित्र हैं, उन लोगों ने बताया कि उनका मनोबल कितना मजबूत है और उन्होंने जब दिखा दिया कि ये वहां उनकी दाल गलने वाली नहीं है तो बैकफुट पे आ गए हैं। लेकिन देखिए, चीन बहुत जगह फैला हुआ है, यहीं पे नहीं, और सारी दुनिया में बहुत सारे देशों को वो नाराज कर चुका है। तो जब उनके ऊपर दबाव जोरों से बनेगा तभी वो जाएंगे, अन्यथा वो मौके की फिराक में रहते हैं, वो साइकोलॉजिकल गेम प्ले करते रहते हैं। ओझा साहब, इस समय जब आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर चीनी सेना के लौटने की तस्वीरें देश का सवाल में दर्शक देख रहे हैं। आप भी अगर टेलीविजन देख रहे हैं तो इस समय आप देख सकते हैं कि चीनी अपना तंबू उखाड़कर पीछे लौट रहे हैं। इस बीच मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीन बिलबिलाता है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से फौलादी अंदाज में अपने स्ट्रक्चर, सड़कों के निर्माण का काम कर रहा है, वही चीन के लिए सबसे बड़ी दुखती रग है कि भारत एक एक इंच आगे बढ़ता जा। जी हां, आप देख सकते हैं कि सड़क जिस तरह से बन रही है, यह सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये ताजा तस्वीरें कि हमारा निर्माण कार्य नहीं रुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो तस्वीरें जो चीन को परेशान करती रही हैं, और विवाद की वजह भी चीन के लिए, चीन ने जो मुद्दा उठाया। जी हां, मेरे साथ राजीव त्यागी और सुधांशु मित्तल जी हैं। राजीव जी, ये तस्वीरें देखकर आपको कैसा लग रहा है? भारत के फौलादी इरादे एक एक इंच आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर देख के बहुत स्पष्ट दो चीजों का मैसेज स्पष्ट जा रहा है कि मोदी सरकार शुरू में झूठ बोल रही थी कि चीन हमारी सीमा में नहीं आया। और इंडिया न्यूज की जो रिपोर्ट है उसके लिए धन्यवाद मनीष जी, आपको साधुवाद कि आप दिखा रहे चाइनीज अब वापस वहां से जा रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि चाइना हमारी सीमाओं में आया था और हमारी सीमाओं में आकर के हमारे 20 जवान शहीद करके वापस अब जा रहा है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना यह है कि जब हमारी सीमाओं में आया नहीं था तो 20 जवान कैसे शहीद हुए, और जब हमारी सीमाओं में आया नहीं था तो वापस कैसे जा रहा है? क्योंकि जिस बयान को प्रधानमंत्री जी ने दिया था उस बयान को निश्चित रूप से चाइना के मीडिया ने, चाइना ने इंटरनेशनली इस्तेमाल करने का काम किया और प्रधानमंत्री जी के उस बयान को लेकर के निश्चित रूप से पूरे देश में चिंता का माहौल था। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के रणबांकुरे सैनिक, भारत के रणबांकुरे जितनी भी सेना है, हमें प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, जितने भी यहाँ पूर्व जनरल्स बैठे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात कह रहा हूं कि हम सबको गर्व है उन सैनिकों पर। हमें अपने प्रत्येक सैनिक पे गर्व है। हमें पता है कि हौसले के मामले में भारतवर्ष नंबर 1 पे है। आपने यहाँ पे एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रोड बनाते हुए दिखाया है। हमें गर्व है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1961 में बनी। पंडित नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 1961 से लेकर के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब बॉर्डर्स पे, चाहे वो, प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं मनीष जी, 15 सेकंड लूंगा, 15 सेकंड सिर्फ 15 सेकंड लूंगा, प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं। मनीष जी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1961 में जब बना था उससे लेकर के आज तक, सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, देश के वरिष्ठ नेता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 60,000 किलोमीटर रोड्स को बनाने का काम किया है 1961 से लेकर के 2020 तक, और वो चाइना के बॉर्डर पे भी है, अन्य देशों के बॉर्डर्स पे भी है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। हमें उस पर गर्व है। बात बहुत स्पष्ट है कि हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि 20 सैनिकों की जो शहादत हुई है उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या? राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल तो और भी है, सवाल मेरे भी आपसे राजीव जी, कि आखिर आपकी पार्टी के नेता सियासी मौका परस्ती कैसे चूक जाएं?
रोज सवाल पे सवाल ट्विटर वार के जरिए वो कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी। सुधांशु जी, इस समय जो बीआरओ सड़क निर्माण कर रहा है, यह अपने आप में बताता है कि भारत चीन की गीदड़ भभकी से न सहमा है न डरा है। निर्माण कार्य जारी है और जारी रहेगा। भारत का हौसला और भारत का जज्बा, उसको हर देशवासी सलाम करता है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थानों ने हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया। हिंदुस्तान की सेना ने दिखा दिया है कि चीन को जो थी उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है। अभी मैं राजीव जी की बातें सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था राजीव जी किसकी तरफ से बोल रहे हैं, चीन की तरफ से बोल रहे हैं या हिंदुस्तान की तरफ से। एक शब्द नहीं जाहिर हुई कि चीन जो है, चीन के सैनिक जिन्होंने तंबू गाड़े थे वो वापस तंबू लेके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? इसके लिए आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान की फौज ने उनके जो दांत खट्टे करे उसको सलाम करना चाहिए? सुधांशु जी, मुझे एक मजबूरी है छोटे से ब्रेक की। राजीव जी, सुधांशु जी आपसे होगी बातचीत क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने सरकार पर उठाए हैं सवाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका स्वागत है। जी हां, सियासत भी सवाल कर रही है और देश का सवाल में आए मेहमान भी एक दूसरे से सवाल करेंगे, खासकर सियासी नुमाइंदों से। आपके टीवी स्क्रीन पर एक नए मेहमान, ब्रेक के बाद मेरे अपने सहयोगी, जी हां, रक्षा यानी कि डिफेंस कवर करते हैं, सामरिक यानी कि स्ट्रैटेजिक अफेयर करते हैं, ऐसे मेरे सहयोगी आशीष सिंह, स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर भी हमारे साथ इस बहस में। मेरा सवाल जनरल शिवाच आपसे, आखिर इस चीन पर कैसे भरोसा करें? यह पीछे चला गया है या इस पे लगातार नजर बनाए रखना होगा? देखो मनीष, इसमें कोई राय नहीं, लगातार नजर बनाए रखना है। देखो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ये ठीक प्रोसेस है, मगर ये डिसएंगेजमेंट और उसके बाद फेज मैनर पे होगा और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। 72 आवर्स की वेरिफिकेशन है जो आप सैटेलाइट के और अनआर्म्ड जो आपके व्हीकल्स हैं उनके से आप देखोगे। जब उसको आप यकीन कर लोगे तो आप ग्राउंड पे पेट्रोल भेजोगे और तब भारत उसके बाद वापस जाएगा। तो एक प्रकार से जो ये प्रतिक्रिया स्टार्ट की है ये एक अच्छी फुल प्रूफ है। मैं फिर भी ये बता रहा हूँ, चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसकी मंशा तब पता चलेगी जब वो पेंगेंगसो में आएगा फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक। क्या वो फिंगर 4 से और से हट के फिंगर 8 में चला जाएगा या कहीं वहां पर कुछ गड़बड़ करेगा? जल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जल साहब आपके पास आऊंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये छल कपट का चैंपियन है चीन, लेकिन हमारा जो युद्धाभ्यास चल रहा है दिन और रात के अंधेरे में भी सू MKI, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, अपाचे, चिनोक, ये सब जो हवाई गश्त कर रहे हैं ये लगातार बाज की नजरें बने रहने के लिए हो रहा है। ये बिल्कुल, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स को पता है कि चाइना के पास नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है और चाइना नाइट इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी इसकी चौकस रखनी पड़ेगी। पर इस समय हमारे को जो मॉनिटरिंग जो होती है, जो सैटेलाइट की मॉनिटरिंग होती है, पहले भी इसका डिमांड था, टैक्टिकल सैटेलाइट मॉनिटर आता है, वो मॉडर्न आर्मी में होता है, हम लोग को होना चाहिए ताकि टैक्टिकल कमांडर को लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर मिलती रहे, उसको किसी संस्था पे इंतजार ना करना पड़े। ये एक बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी चीज है, एयरफोर्स टोटली चौकस है। चाइना धोखा देगा, पर ये मैं बता दूं अब धोखा देके कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट कर लिया है कि चाइना 100% धोखा देगा। जब आप इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को भी पता चल गया है। पर एक बात है, अगर चाइना खाली नहीं करता, जितने भी एरियाज है जहां पे खाली करना, जैसे जनरल साहब अभी बोल रहे थे पैंगोंग उसकी जो 4 और 8 के पॉइंट पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहां पर, तब हमारे को क्या एक्शन लेना है वो बिल्कुल बख्शी साहब क्या एक्शन लेना है, इस पर ताजा अपडेट और जानकारी मेरे सहयोगी आशीष। मुझे याद है
पिछले सप्ताह जब हम लगातार चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है इस पर जब हम बहस पे बैठते थे तो उस बीच आपने एक जानकारी दी थी कि वायुसेना ने कहा है युद्धाभ्यास की कोई भी तस्वीरें, कोई भी वीडियो टेलीविजन चैनल ना दिखाए, सुरक्षा से समझौता न कल किया गया है न आज होगा। आशीष, इस समय जो युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें, जो विजुअल्स आ रहे हैं, इसके पीछे क्या सामरिक नीति है, क्या स्ट्रैटेजी है? जो हम आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ले जाने के पहले एक बाय एंड लार्ज स्ट्रैटेजी थी। वो इसलिए क्योंकि ऑन ग्राउंड कॉन्वर्सेशंस चल रही थी कोर कमांडर लेवल्स पर और बाकी चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी एमईए में हो या फिर बाकी कॉन्वर्सेशंस हो। लेकिन जब पीएम वहां पर चले गए तो उसके बाद में एक बोल्डनेस प्रेजेंस के अलावा हम अपने एक्शन से भी दिखाना चाहते थे। तो स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली इस बिग एंड लॉन्ग वॉर गेम वो आप अलग अलग समय पर सिचुएशन के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ दर्शा रही हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी स्पीच देकर आए हैं उसके बाद में तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। जनरली हम तस्वीरों के जरिए आर्मी और एयरफोर्स की ये तस्वीरें दिखा पाते हैं, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि नेवी में काफी कुछ हो रहा है। यहां तक कि मैं ये भी लिबर्टी लेना चाहूंगा कि मोर देन जो आर्मी और एयरफोर्स कर रही है उससे कई ज्यादा नेवी कर रही है। ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात मनीष जी मैं कहना चाहता था और दर्शकों को ये थोड़ा सा डिकोड करके समझें। जो तस्वीरें हम बीच बीच में चला रहे थे कि चीन की जो सीसीटीवी है उन्होंने किस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया है, मैं इससे बहुत बड़ा संकेत देखता हूं। वो इसलिए ये संकेत इस बात का है कि चीन की सरकार पर लोगों का प्रेशर अब आ रहा है। अगर ये नहीं आता तो वो इस तरह से अब उनकी अपनी जो कि कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, सरकार के हिसाब से कंप्लीटली चलने वाली मीडिया है, उसमें इस तरह की उन्हें सफाई या फिर इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही है कि हम वहां पर सब ठीक कर रहे हैं। जनरली मैं कई बार वहां पर चीन के चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर उनके पॉलिटिशियंस हो इंटरेक्ट कर चुका हूं, उन्हें बिल्कुल इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई थी अब तक कि वो अपने लोगों को कम्युनिकेट करे या फिर कॉन्फ्रेंस में ले। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये इस बात का गवाह है कि बीजिंग पर अपने ही घर का प्रेशर बढ़ रहा है। जी आशीष, बहुत बड़ी बात तो यहां तक पता चली थी कि उनके अपने पूर्व सैनिक जो हैं वो भी बगावत कर सकते हैं कि चीन ने जिस तरह से उनके सैनिक जो हताहत हुए थे उनकी जानकारी और उनका आंकड़ा रिलीज नहीं किया है। मेरे साथ जितेंद्र ओझा साहब हैं। जितेंद्र जी, इस समय चीन किसके बूते उछल रहा है? सारा संसार उसके खिलाफ है, केवल 2.5 देश इस समय उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तो कंगला पाकिस्तान, दूसरा उत्तर कोरिया और आधे में अगर यह समझ लिया जाए क्योंकि टुकड़ों के भरोसे नेपाल, तो आखिर चीन किसके बूते ये उछल रहा है? चीन देखिए वहां पे एक तानाशाही वाले तरीका है और इसमें जो है उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था, अपनी जो सुपीरियरिटी थी इकोनॉमिकली वो हमसे कई गुना मजबूत है और उन्होंने अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रखा भी है। लेकिन हुआ ये है कि पूरी दुनिया में उनके खिलाफ माहौल बन गया है और देखिए उनके सारे हित जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अगर वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं तो उनके कई एक चोक पॉइंट्स हैं, जैसे आपके स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट ने बताया, तो उन तमाम चोक पॉइंट्स पे वो वल्नरेबल हैं। तो इस बात को वो रियलाइज कर रहे हैं। दूसरा जो है आज के युद्ध में हाइब्रिड वॉर जिसे हम कहते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल वॉर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो साइकोलॉजिकली भी उनकी जनता तो पहले से ही डिमांड कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो तानाशाह लोग कभी भी लॉजिकल तरीके से काम नहीं करते हैं, तो वो अपने लोगों को सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर साउंड रिबफिंग जो भारत की तरफ से जा रही है और खास करके हमारी फौज का जो मनोबल जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, उससे वो जरूर बैकफुट पे आए हैं। लेकिन हमें सावधान रहना है क्योंकि डिसेप्शन और डिसीट इनके पूरे काम करने के तरीके का हिस्सा है। और आपके चैनल के माध्यम से जो दो राजनेता बैठे हुए हैं उन दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि देखिए हमारे फौज के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लोगों के लिए एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्रिटिकल इश्यूज पे गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, मीडिया, थिंक टैंक, इंटेलेक्चुअल सारे एक पेज पे होने चाहिए। अगर आप जो है अलग अलग भाषा में ये बातें करेंगे तो देखिए सबका मोराल खराब होता है और वहां पे उनको ये महसूस होता है कि शायद हम लोग कोहेसिव नहीं है। तो कोहेजन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी ओझा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आंख कान खोल के इस देश के पैनल में
देश का सवाल के पैनल में जो सियासी मेहमान बैठे हैं उन्होंने सुना होगा। अब मैं चाहूंगा कि राजीव त्यागी जी और सुधांशु मित्तल जी स्क्रीन पर रहें। जी हां राजीव जी, आपको हर बात का प्रमाण चाहिए। बालाकोट प्रमाण, सर्जिकल स्ट्राइक प्रमाण, चीनी सेना पीछे हट रही है कि नहीं प्रमाण। सुधांशु जी, जहां तक स्वस्थ लोकतंत्र की बात की जाए, अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछता है, आखिर क्यों न पूछे। 1962 की बात की जाए तो उस समय राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उस समय सवाल किया था जब चीन के साथ दो हाथ हुआ था। मैं कहूंगा प्लीज मनीष जी बताइए। राजीव जी जी बहुत विनम्रता से मैं अपनी 2-3 बातें यहां रखना चाहता हूं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इशारों में सबके लिए कह दिया है जो तटस्थ हैं आज, जो ये दिखा रहे हैं कि चीनी सेना हमारी सेवा में आई नहीं, 20 जवान शहीद कैसे हुए इसके बारे में नहीं बता रहे, इतिहास उनका भी लिखा जाएगा। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल पूछती है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं 19/11/2019 को लोकसभा चल रही थी। तापिर गांव जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने सवाल उठाया और कहा, सरकार से कहा, मोदी सरकार से कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 18 किलोमीटर अंदर घुस आया। अगर वो देशद्रोही है तापिर गांव जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, तो प्रत्येक व्यक्ति देशद्रोही है, सवाल पूछ रहा है। दूसरे व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, वो जमयांग तेनसिंग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के सांसद। उन्होंने स्पष्ट अपनी रिपोर्ट में माना, अपने वक्तव्य में माना भी 4 दिन पहले ही कि चीन हमारी सीमा में घुस आया 2 बार। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे बहुत स्पष्ट, याद करिए मनीष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, और मुझे याद एक डिबेट पे मैं आपके साथ था, या तो आप शायद मुंबई से थे या दिल्ली से थे। उस वक्त चीन हमारी सीमाओं में 2013 में घुसा था। उस वक्त भी बात उठी थी, आपने सवाल पूछा था क्या चीन वापस जाएगा। हमने कहा कि हमें अपनी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों पर पूर्ण भरोसा है, चीन वापस जाएगा बिना ब्लडशेड के। राजीव जी, अगर पूर्ण भरोसा है तो फिर इतने सारे सवाल क्यों रोज ट्विटर के जरिए वार लगातार जारी है। आखिर जब विश्वास है तो इस समय एक पेज पर रहने वाली मानसिकता क्यों नहीं पैदा होती, क्यों नहीं राष्ट्रीय विचार एक है। सुधांशु जी जवाब दीजिए त्यागी जी को। एक बात मैं जवाब देता हूं, प्लीज एक बात। सुधांशु जी, आप सुधांशु जी 30 सेकंड और चाहूंगा प्लीज। सुधांशु जी, आई रिक्वेस्ट यू एज ए यंगर ब्रदर, आपसे 30 सेकंड चाहूंगा, सिर्फ 30 सेकंड चाहूंगा, सिर्फ 30 सेकंड। अभी आपने आपके चैनल ने डिक्लेयर किया कि पेटीएम के साथ मिलकर के इंडिया न्यूज एक कार्यक्रम चलाएगा। पेटीएम एक चाइनीज कंपनी है जिसमें 37% अलीबाबा का शेयर है, जो चाइनीज बड़ी कंपनी है। हो सकता है सुधांशु जी इस इंडिया न्यूज को भी देशद्रोही बता दें और पेटीएम के साथ काम करने में प्रश्न चिन्ह लगा दे, क्योंकि चाइनीज कंपनी के साथ उसका गठजोड़ है। राजीव जी, मेरा कहना ये सवाल ट्विटर पर सवाल, टीवी डिबेट्स में सवाल, अगर आप ही सवाल करेंगे तो सरकार के पक्ष यानी कि पार्टी के नुमाइंदे जवाब कब देंगे। जो सवाल देश के मीडिया को करना चाहिए, जो सवाल देश के पत्रकारों को करना चाहिए। राजीव जी, पार्टी का माया मोह त्याग कर आप कहिए, माया मोह त्याग कर आप कहिए, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो मेरा सुधांशु जी से सवाल था, आपने मेरा सवाल उनसे नहीं सुना। राजीव जी, आपको माया मोह त्यागना होगा। इस समय राष्ट्रवाद का विचार चाहिए, राष्ट्रीय विचार होना चाहिए। सुधांशु जी, मनीष जी, राष्ट्रवाद ये देखिए, अब राजीव जी मेरे को बोलने दें, मैं आपके बीच। राजीव जी, अब सुधांशु जी को बोलने दें। मनीष जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए नहीं चाहिए। जरूर पूछने चाहिए। स्वतंत्र देश में अगर डेमोक्रेसी है तो उसकी स्ट्रेंथ तभी है जबकि सवाल पूछे नहीं। लेकिन क्या होता है, राष्ट्र के सामने जब इतना बड़ा संकट होता है तो राष्ट्र एक आवाज में बोलता है। अभी आपने प्रवक्ता से सुना, उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को एक भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, ये देश की सोच का सवाल है। अरे आपको हमें कटघरे में खड़ा करना है, जरूर करिएगा। एक बार ये संकट खट्टे करने में सफल हो रहे हैं, हो जाने दीजिए। उसके बाद जितने आपको प्रश्न पूछने हैं उनका जवाब हम देंगे, खुल के जवाब देंगे। हम कभी जवाब से पीछे नहीं हटे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं पूछना चाहता हूं, जब आप सरकार पे प्रश्न उठाते हैं कि हमारी सीमा में घुसाया नहीं घुसाया, तो आप किस पे प्रश्न उठा रहे हैं? आप हिंदुस्तान की फौज पे प्रश्न उठा रहे हैं।
क्योंकि सीमा की रक्षा कौन करता है? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान की फौज करती है। आपको अपनी फौज पे भरोसा नहीं, आपको उनके शौर्य, उनके पराक्रम पे भरोसा नहीं। उनके पराक्रम पे हम सलाम जवाब करते हैं देना भाई, चाहूंगा मनीष जी। उस पे भरोसा रखिए। एक और आपको शायद राजीव जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ, सुधांशु जी की आवाज में दिक्कत है। हाँ यहाँ पे कोई अभी जगह तो नहीं आवाज में जा दिक्कत है। कृपा करके ये भी समझे कि स्कीम जो है आया जाएगी। कहाँ आया और क्या क्या चीजें हुई। इसका मैं अभी इसलिए खुलासा नहीं करना चाहता कि जिस समय आक्रमणकारी नियत के साथ चीन ने चीजें करी हैं, उस समय हमने क्या क्या जवाब दिए, हम कहाँ कहाँ क्या क्या पहुंचे, ये सारी चीजें आज जी बिल्कुल चर्चा करने की। मनीष जी, मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहता हूं यहाँ पर। आप जी, जी, स्पेसिफिकली आफ्टर जब दोनों हमने पॉइंट ऑफ व्यूज पॉलिटिकल जी, आप न्याय सुने करेंगे काफी, मेरे साथ। ये देखिए ये बहुत जरूरी है कि हमने कांग्रेस की भी बात सुनी, बीजेपी की भी बात सुनी। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए, चाहे वो हम भी पूछें, चाहे डोकलाम का समय था 3 साल से हमने भी पूछा है और उसके पहले भी पूछा है, उसके आगे भी पूछेंगे। कांग्रेस को भी पूछना चाहिए, ये जॉब है। लेकिन ऐसे समय में जरूरी ये होता है कि आप जब बाहर से दुश्मन हो ना, तो घर में जो आपस में मतभेद हो, ऐसे समय पर आप अपने मतभेद को साइड में रखना चाहिए। घर की बातें होती हैं, आप घर में रखनी चाहिए। अभी क्या है, 2 बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। जी राजीव जी, विल लिसन टू यू। 2 बातें बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा कि पहला, ऐसे समय में सैनिकों के मनोबल पर काफी असर पड़ता है। आई एम श्योर 2 हमारे पास पैनलिस्ट हैं जो आर्मी और एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं, दे वुड एक्नॉलेज इट, और उन्हें पता है। मैं खुद अभी लेह में जाके आया पिछले हफ्ते और मैंने देखा वहां पे सैनिकों के मनोबल पर काफी असर पड़ता है। इतना कि कुछ यूनिट्स में तो कमांडिंग ऑफिसर्स कहते हैं आप मत देखिए, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मत जाइए, उन्हें ये कॉशियस रहना पड़ता है। ये समय सही नहीं है, प्लेटफॉर्म सही नहीं होता है, ट्विटर जैसे कि। बिल्कुल पूछिए, 4 नहीं 40-50 सवाल पूछिए, लेकिन जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस होती है तब पूछिए, पार्लियामेंट में पूछिए, ऐसे समय पर नहीं, क्योंकि चीन इसका फायदा उठाता है। दूसरी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा, ये जो कुछ अभी हो रहा है ना, इतनी सीमित डिबेट होती नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे होते नहीं है कि 35 किलोमीटर ले लिया, 45 किलोमीटर ले लिया। स्ट्रैटेजिक वो भी अब चीन की बात करें, काफी लंबा इतिहास होता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी जी ने 6/9/2013 को पार्लियामेंट में, आई एम श्योर राजीव जी ने भी वो बात सुनी होगी, क्लिप्स, और बाकी सभी ने भी सुनी होगी, 6/9/2013 को ये खुद माना कि हाँ, रोड हुआ नहीं है, रोड नहीं बना है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये हमारी पॉलिसी रही है, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हमने रोड्स नहीं बनाए हैं। आज जो जड़ है, जो इंडिया चाइना का जड़ है, वो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो केवल एक सरकार जिम्मेदार है ऐसा नहीं है, उसके पीछे इतिहास है। और इसीलिए दर्शकों को मैं चाहता था कि एक आप पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, एक केवल मई जून जुलाई में मत अटक जाइए 35 किलोमीटर या 40 में, एक पूरा थीमेटिक इशू रहा है, तब जाकर आज ये इशू हमारे सामने इतना बड़ा बना है। जी राजीव जी, आखिरी 10 सेकंड, मुझे बहस खत्म करनी है। आप और सुधांशु जी आखिरी 10-10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट्स। राजीव जी और सुधांशु जी। बहुत विनम्रता से आशीष जी से एक बात कहना चाहता हूं। आशीष जी, आगे से सवाल आप बता दीजिएगा, जो सवाल कहेंगे वो पूछ लेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 तक स्टैंडिंग पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट डिफेंस पे जो है वो कहती है कि मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं का बजट कम करने का काम किया, जो बजट उन्होंने मांगा। क्या ये राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्रद्रोह, इसका बता दीजिए। माउंटेन स्ट्राइकिंग कोर का गठन के लिए 90,000 करोड़ का 90,000 सैनिकों का भर्ती करने का प्रावधान मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। एक सैनिक की भर्ती नहीं हुई। क्या ये राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रद्रोह है? आप अपनी बात रखें, उनको जवाब दें। राजीव जी को आप जवाब दें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संक्षिप्त राजीव जी जवाब ले लीजिए, फिर मुझे सुधांशु जी के पास जाना है। मैं आपको बता दूं राजीव जी, अभी आप प्रश्न इतना बड़ा करेंगे, आपने पूछा, आई एक्सेप्ट। अभी 2 महत्वपूर्ण बहुत बातें होती हैं, जो आपने डिफेंस बजट की बात कही, आई एम श्योर। आशीष जी बताइए ना प्लीज, बताइए ना। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी सर। अगर आप, आई एम सॉरी सर, मुझे राजीव जी मेरे पास समय कम है। आशीष ये जो डिफेंस की बात की, डिफेंस बजट की बात की, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि अमेरिका से भी बड़ा डिफेंस का बजट हो। लेकिन राजीव जी एक बहुत स्मार्टली बात कर रहे हैं कि उन्होंने डिफेंस बजट की बात की, वो परसेंटेज में जीडीपी के हिसाब से कम हुआ है, अमाउंट में कम नहीं हुआ है, क्योंकि जीडीपी भारत की काफी ज्यादा बड़ी है। पहला ये, दूसरा काफी स्ट्रेटेजिक डोमेन्स पे डिसीजंस वेरीफाई
आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे कि माउंटेन कोर को स्क्रैप करके अब आईपीजीज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को किया गया है। तो वो इससे स्ट्रैटेजी वो केवल सरकार ने डिसाइड करती है, वो आर्मी ने भी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स भी मिलकर डिसाइड करते हैं। वो स्ट्रैटेजी समय के साथ बदलती है। जी सुधांशु जी, लास्ट 10 सेकेंड्स। सुधांशु जी, लास्ट 10 सेकेंड्स, आप फाइनल कमेंट। 10 साल तक एक अस्त्र नहीं खरीदा गया हिंदुस्तान की फौज के लिए। जब मोदी सरकार आई उसके बाद हिंदुस्तान की फौज के साथ उनको अस्त्र शस्त्र दिए गए ताकि अपनी सुरक्षा के साथ हम लोग खिलवाड़ ना करके हम हिंदुस्तान को सुरक्षित रख सके। दुर्भाग्य ये, मैं आज ये बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस समय देश जो है वो एक सुर सुनना चाहता है। वो ये सुनना चाहता है कि हमारी फौजों ने जो दांत खट्टे करे उसको ये देश सलाम कराए। ये देश फौज को संदेश देना चाहता है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे। सुधांशु जी, सारा देश इस समय भारत की सेनाओं के साथ है। आशीष, लास्ट 10 सेकेंड्स। बहुत, जैसे कि राजीव जी ने कहा कि डिफेंस बजट कम हुआ है, ठीक है, वो नंबर्स में, फिगर्स में, परसेंटेज में जाइए। मैं एज ए डिफेंस जर्नलिस्ट में ये देखता हूं कि अगर डिफेंस बजट कम हुआ है तो अपाचे, बोइंग, चिनूक, रफेल, वो जो कि 12-13 सालों से लगातार कोशिश की जा रही थी लाने के लिए, नहीं आया। इसी महीने आ रहा है वो, उसके पेमेंट्स भी हो चुके हैं, 2 स्क्वाड्रन लाए गए हैं, काफी कुछ वहां पर बदला है सिचुएशन। एलएसी पे इतने बीआरओ के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, हर साल लगभग 15 से 20% का इंक्रीज हो रहा है बीआरओ के बजट में। तो कांग्रेस को लग सकता है कि शायद बजट कम हो, लेकिन हम तो एक्शन पे जाएंगे। जो तस्वीरें हैं हम तो प्रूफ पे जाएंगे कि ये अपाचे आ रहा है, चिनूक आ रहा है, रफेल आ रहा है, बाकी सब आ रहा है, बढ़िया है। जी, आप लोग देश का सवाल में जुड़े, लेकिन मैं देश के सवाल की बहस को खत्म करने के पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे हटने का दिखावा अगर चीन दिखा रहा है तो वो अपने देश में भारत के खिलाफ मनगढ़ंत खबरें दिखाकर लोगों को बरगला रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमले में बड़ा खुलासा, विकास की दारोगा के शर्मा से हुई थी बात। सूत्र, गैंगस्टर ने मुठभेड़ से पहले दरोगा को धमकाया, थानेदार को समझ लो, समझा लो तो बिकरूज से लाशें उठेंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विकास की दरोगा के शर्मा से हुई थी बात। ब्रेक के बाद एक खास कार्यक्रम विकास की, जी हां, विकास दुबे से जुड़ी हुई आखिरी कॉल को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राजीव शर्मा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।